बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका व्यूअर्स? ठीक ठाक है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ भी बड़े अच्छे और पॉजिटिव नोट पे हुआ होगा। व्यूअर्स, मैंने ना इस वीकेंड पे बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की। स्पेशली जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि हर बंदा जो है वो पेट्रोल के मामले पे बड़ा परेशान है, होना भी बनता है। पर देखिए व्यूअर्स, जो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, जो रियलिटी है वो ये है कि उसमें हमारी गवर्नमेंट की या पाकिस्तान की कोई फॉल्ट नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस का इशू हुआ है और वो वॉर की वजह से, जंग की वजह से हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि याद रखें कि पेट्रोल की प्राइसेस ज़रूर बढ़ रही हैं और ज़रूर बढ़ी हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी बड़ी कोशिश कर रही है कि सब्सिडाइज़ करे। जैसे कि मैम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अनाउंस किया कि जी फ्री ट्रांसपोर्ट, कराची में भी ट्रांसपोर्ट, मतलब सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनाउंसमेंट्स हुई कि जी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सपोर्ट देंगे, ये चीज़ फ्री कर देंगे, वो चीज़ फ्री कर देंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की फोरसाइट को बहुत दाद दूंगी और सलाम पेश करूँगी कि उनकी आप फ्यूचर की विजन को देखें कि ये जो इन्होंने इलेक्ट्रो बस का सिलसिला पंजाब में शुरू किया। अब देखिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बस है और वो इलेक्ट्रो बस है तो उसमें पेट्रोल वाला मामला नहीं है, तो उसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करना भी पॉसिबल हो जाता है, गवर्नमेंट को डज पड़े बगैर, राइट। और ऑरेंज ट्रेन भी फ्री है। सो बात यह है कि व्यूअर्स, आई अंडरस्टैंड कि आप और मैं, हम सब बड़े परेशान हैं। व्यूअर्स, अगर आप परेशान हैं तो मैं भी परेशान हूँ। देखिए, जब टैक्स बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपकी और जो हालात हैं उसके हिसाब से सैलरी इंक्रीजेस भी नहीं होते हैं। फिर जब पैसे आप जो कमा रहे हैं 2 साल 3 साल से, बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पे पे इंक्रीज की बात भी नहीं हो रही, बिकॉज अगेन मुल्की हालात और इंटरनेशनली भी जो हालात चल रहे हैं। आप ये देखें कि इस वक्त मामलात को मैनेज करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर, हर बंदा अपनी कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो ये मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ ना, लोग मीम्स बना रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस पे और मजाक कर रहे हैं और सारा कुछ करें। व्यूअर्स, वो सब अपनी जगह जायज़ हैं चीज़ें, ठीक है, लोग मजाक करते हैं सारा कुछ, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जब सिचुएशन और हालात ख़राब होते हैं, रोने पिटने के बजाय और पोस्ट्स लगाने के बजाय अगर हम उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दें जो हमारे लिए आसानी पैदा करेंगी और हमारी इनकम में इजाफा करेंगी, या ऐसे मामले होंगे जिससे हम बेहतर सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं, तो तभी कुछ होगा ना व्यूअर्स। देखिए, रिस्क इज़ द सीड ऑफ चेंज, यानी कि जब इंसान रिस्क लेता है तो तब ही ज़िंदगी में कोई चेंज या चेंजिंग आती है। अब मैं सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं पिछले 5-6 साल से तो लोगों को बार बार कह रही हूँ, स्पेशली मेरी जो एक कोर टीम है, हमारी एक तो जो मॉर्निंग शो की टीम है, उसके अलावा मेरी एक कोर टीम भी है जिनके साथ मैं एज अ प्रोफेशनल काम करती हूँ। मेरी सोशल मीडिया की टीम है, मेरी प्रोडक्शन की एक टीम है, मेरा यूट्यूब चैनल, सारा कुछ जो होता है आपको पता ही है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहती। मेरा मतलब स्किन केयर की लाइन है, मेरी ऑर्गेनिक खाने की लाइन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और मेरी टीम्स हैं। मैं अपनी टीम्स को हमेशा एक ही बात कहती हूँ, पिछले 5-6 साल से स्पेशली। छोटे होते थे तो हमेशा सुनते थे कि अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, लेकिन व्यूअर्स, अपॉर्चुनिटी या जो मौका या जो चांस होता है वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ज़िंदगी में आता है। उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या जो चांसेस होते हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको किसी चीज़ का पता चला, आपने उसका सिरा पकड़ा, आपने उस पर रिसर्च की और आपने देखा कि अगर वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है और वहाँ पे मतलब आगे बढ़ने की कोई अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको ग्रैब करें और उससे अपने आप को आगे लेके बढ़ें। हम जब सिचुएशन ख़राब होती है पैसों की या काम की, या कोई ऐसा मामला होता है जहाँ पे अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है, तो हम ये सोचने के बजाय कि हम अपनी इनकम या अपनी अर्निंग बढ़ाएं कैसे, हम गिले शिकवों में पड़ जाते हैं। गिले शिकवे अपनी जगह है, मैं आपको बिल्कुल भी व्यूअर्स ये नहीं कह रही कि आप गिला भी ना करें, आप शिकवा भी ना करें, आप नाराज़गी भी ना शो करें, आपका राइट है। लेकिन व्यूअर्स, क्या आपने वो सब कुछ किया जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते थे, अपने आप को इस मेस से निकाल सकते थे? अब जैसे कि आपने राशन ख़रीदना है और आपके पास राशन ख़रीदने के पैसे नहीं हैं,
एक काम ये है कि आप बैठ के रोएं और पिटें और मातम करें और कहें हाय हाय मैं क्या करूं, मेरे पास तो घर का सौदा तक लेने के पैसे नहीं हैं, और इसी रोने में 3-4 दिन गुजर जाए और घर में रोटी ना पके। या फिर उसी मौके पे सोचे कि यार क्या ऐसा काम किया जा सकता है जिससे फॉरेन इनकम जनरेट की जाए, या कोई ऐसा काम हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो बंदा करे जिससे किसी तरीके से आपके पैसे आज नहीं तो कल नहीं तो लॉन्ग टर्म बढ़े। इसमें फिर वो बात आ जाती है जो मैं कम से कम कोई 10-15 साल से तो मॉर्निंग शो पे कह रही हूँ कि डिग योर वेल बिफोर योर थर्स्टी। भाई भूख लगने से ले पहले, मतलब वो जो कहता है प्यास लगने से पहले अपना कुआं खोद लें। जब मौके पे आपके ऊपर इमरजेंसी आती है या क्राइसिस होता है तो किसी को समझ नहीं आती कि वो क्या करे, कैसे करे, हर बंदा पैनिक में चला जाता है। सो व्यूअर्स, आज अब आप कहेंगे कि भाई जुगन ने लेक्चर दे दिया, बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात उन लोगों से करनी है जो ना सिर्फ दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, वो अपने लिए भी आसानियां पैदा करते हैं, और ये इनोवेटिव लोग हैं। अब जैसे कि हम आज एक ऐसे डॉक्टर साहब से बात करेंगे जो हमें गाइड करेंगे कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑफ कोर्स एक ऐसे इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कैंसर का पेशेंट तीसरे स्टेज पे है, चौथे स्टेज पे है, हर जगह से जवाब दे दिए। वो हर बंदे को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का एहसास किया कि भाई कैंसर तो फैलता चला जा रहा है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में अक्सर तीसरे या चौथे स्टेज पे पकड़ा जाता है। तो उस वक्त उस मौके पे बंदा कहाँ जाए, किसके पास जाए? जो ये बड़े बड़े सो कॉल्ड कैंसर हॉस्पिटल्स पहले बने थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्यूअर्स, बहुत सी जगहें, कुछ बड़े हैं इदारे, कुछ छोटे हैं, वो दूसरा स्टेज कैंसर के बाद जवाब दे देते हैं। तो लोग फिर कहाँ जाएं? एक ऐसी इनोवेटिव पर्सनालिटी आज हमारे साथ आ रही है, हमें ज्वाइन करेगी। फिर एक ऐसी पर्सनालिटी जो जॉब करते थे, नौकरी करते थे, नौकरी पेशा थे, और अच्छी खासी अर्निंग उनकी सैलरी से होती थी, लेकिन उनके दिमाग में यह ख्याल है कि यार सैलरी से तो, तनख्वाह पे तो एक लिमिट है। वही जो मैं अभी बात कर रही हूँ व्यूअर्स, कि भाई सैलरी आपकी एक सर्टेन अमाउंट की, एक टाइम आएगा अगर टैक्स बढ़ेगा तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी, अगर आपको पे इंक्रीज नहीं मिला तो वक्त के साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आपकी फिर भी पैसे नहीं बढ़ेंगे, आप नुकसान में रहेंगे। लेकिन जब आपकी अपनी बिजनेस होगी तो उसमें एक्सपैंड करना और ग्रो करने का आपके पास मार्जिन होगी। तो आज ऐसी भी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से आपको मिलाएंगे और उनसे समझेंगे कि भाई अगर कोई इंसान नौकरी कर ही रहा है, उसके साथ भी कुछ करना चाहता है, तो टू डू व्हाट। एंड देन फाइनली जो तीसरा हमारा स्टेज होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी ज्वाइन करने जा रहे हैं, काशिफ साहब। काशिफ इफ्तिखार से हम ये डिस्कशन करेंगे कि AI कोडिंग और इसके थ्रू कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, एवरीवन इज वरीड अबाउट, हाय अल्लाह पैसे नहीं है, लेकिन वो पैसे कमाने कैसे हैं, वो पैसे अपने अकाउंट में कैसे लेके आने हैं। अब डकैतियां और चोरियां तो करनी नहीं है, राइट? टैक्सेस तो आपने देने ही देने हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ द लैंड है, ज़कात भी आपने देनी है क्योंकि वो आप पे फ़र्ज है। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है, हमने घर का किराया भी देना है, हमने अपने बच्चों की फीसें भी देनी है। तो व्यूअर्स, आप देखें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, मतलब एक ही इदारे में 100 लोग काम कर रहे हैं। अब उन 100 में से 99 लोग जो है वो उसी इदारे में काम करते करते रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद ज़्यादातर जगहों पे आपको पता है पेंशन नहीं होती है। तो गवर्नमेंट इदारों की बड़ी एक ब्रिलियंट चीज़ है कि पेंशन वगैरह लगती है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं होता। अच्छा, तो अब उनका गुजारा कैसे चलेगा? जॉब खत्म हो गई तो जो बंदा मंथ टू मंथ चल रहा था वो अब मंथ टू मंथ भी नहीं उसका गुजारा चलता, राइट? देन व्हाट? लेकिन उन 100 में से अगर 99 लोगों ने ये रूट लिया तो कोई एक बंदा उनमें से या 2 लोग ऐसे ज़रूर निकलेंगे जो अपना साथ में काम भी स्टार्ट कर देंगे। अब हो सकता है कि वो अपना काम स्टार्ट करे, वो इतना कामयाब हो कि वो जॉब ही छोड़ के फिर अपनी बिजनेस की तरफ चले जाए, और फिर वो कमाएंगे जनरेशनल वेल्थ, जिसको कहते हैं कि आपकी आगे की जो नस्लें हैं वो भी बड़ी फाइनेंशियली सेट रहेंगी। क्योंकि उन्होंने देखिए, किसी एक ब्रांड ने, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, किसी एक ब्रांड ने फ्राइड चिकन को बनाना शुरू किया, वो फ्राइड चिकन की एक क्या हज़ारों चेनें बन गई। अब जिस बंदे ने बनाया और उसका ख़ानदान अगली करोड़ पुश्तों तक जो है वो सेट रहेगा, क्योंकि वो फ्राइड चिकन की ब्रांड बहुत ज़्यादा चलती है। इसी तरह डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। किसी ने स्किन केयर की लाइन बनाई, जिनको आज आप इंटरनेशनल ब्रांड्स कहते हैं, वो पहले एक छोटी चीज़ ही थी ना, उसने कहीं से स्टार्ट किया, तो हमने भी कहीं से स्टार्ट करना है।
सो इसीलिए अगर आपने जनरेशन वेल्थ की तरफ जाना है तो अगर आप 100 वर्कर्स में से वो एक वर्कर है जो सोच रहा है कि यार इधर से कहाँ आगे जाना है, ज़रूर जॉब्स करें, डिसिप्लिन सीखें, फोकस सीखें, लेकिन किसी स्टेज पे तो अपने आप को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएं। और क्या, यहाँ से क्या, नाउ व्हाट। देखिए, आप अगर किसी इदारे पे डिपेंड करें, अल्लाह ना करे, अगर वो सेठ की कंपनी है, सेठ को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, वो इस दुनिया से चला जाता है, वो कंपनी बंद हो जाती है, एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी हज़ारों लोग या हंड्रेड्स ऑफ लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। सो इंटेलिजेंट बंदा वो है जो आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए कल के बारे में अपना सोचे, आज के ऊपर फुल फोकस करे और आज में ही कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करे जो कल उनको फ़ायदा दे। और इधर एक ज़रूरी चीज़, लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये मैंने भी किया, मैंने बिजनेस स्टार्ट की, हर जगह ये लिखा हुआ है कि जी पहले 2 साल तक तो बिजनेस अपने पैर जमाने में टाइम लेता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंसान हैं और हम बहुत होप्स और ख्वाहिशात रखते हैं, तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि फ़ौरन बिजनेस जो है वो चल पड़ेगी। ऐसे नहीं होता, साल 2 साल, कभी कभी 5-5 साल लग जाते हैं किसी को इस्टेब्लिश होने में, और तब तक जब वो चल पड़ती है तो फिर आप अपनी जॉब शॉप दूसरी चीज़ों के बारे में भी कंसिड्रेशन कर सकते हैं। या अगर कोई ब्रिलियंट आइडिया है और रिस्क लेना आपके लिए वायबल है तो ज़रूर रिस्क लें। व्यूअर्स, अब देखें ना, आज अब हम बढ़ते हैं शेफ़ सैयदा नूर हैदर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। अब शेफ़ नूर ने भी टीवी पे आने की एक रिस्क ली ना, एक टीवी पे आने की रिस्क ली। उसमें ये भी रिस्की फैक्टर था कि घर वाले, मतलब अगर हस्बैंड और बेटी बड़ी सपोर्टिव हैं तो इर्द गिर्द भी तो मोहल्ले में 1000 लोग होते हैं, बड़े लोग आज भी टीवी पे आना मायूब समझते हैं। इन्होंने ये रिस्क ली। फिर जब इन्होंने पहली दफ़ा क्लासेस देनी शुरू की डिफरेंट जब ये पाकिस्तान के इलाकों में पोस्टेड थी अपने हस्बैंड के साथ, तो तब भी इन्होंने रिस्क ली और वो रिस्क पे ऑफ की, राइट के रॉन्ग जी। तो जब तक आप अपनी रूटीन और उसमें से नहीं निकलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे शेफ़ नूर? नहीं, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसमें आप नाकाम भी होते हो और कामयाब भी होते हो। अगर नाकाम हो गए तो फिर दोबारा से एफर्ट, लोग एक दफ़ा अगर नाकाम हो जाए तो वो आराम से बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा, तो उसको बार बार करते रहना चाहिए, तो कभी तो अल्लाह ताला साथ देगा ना, और फिर आप कामयाबी की तरफ जो है वो चले जाएंगे। बिल्कुल सही। सो अब मुझे बताएं कि आज किचन में क्या बन रहा है, क्योंकि आज मैं किचन में आपके पास इसलिए नहीं आऊँगी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ना, जो ये एक परेशानी, ये वीकेंड पे ना, मैं आपको पता है ड्यूरिंग द वीक तो हम इतना काम शाम कर रहे होते हैं, हम बिजी होते हैं, वीकेंड पे थोड़ा सा चांस मिलते हैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, और मैंने देखा हर बंदा शिकायत कर रहा है या मजाक कर रहा है, और हर बंदा परेशान है, लेकिन कोई भी बंदा ये नहीं सोच रहा कि यार हम ये अगर काम कर रहे हैं और अगर हम परेशान हो रहे हैं तो उस परेशानी का हल नहीं ढूंढना। जी बिल्कुल। देखो, रोने से सीधी बात है शेफ़ नूर, ना तो सर पे छाता आती है, नहीं, ना मुंह में खाना आता है, ना पानी में घूंट भी जाता है, पानी का घूंट भी गलत से नहीं होता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। रोने से कुछ नहीं होता। हाँ जी। बल्कि रोते हुए बंदे को जाके किसी को पानी का गिलास पिलाना पड़ता है कि बाजी पानी पी लो या भाईजान पानी पी ले, राइट? एफर्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको रोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और व्यूअर्स, आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं हमेशा आपको कहती हूँ फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स जरूर शेयर करें, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट, और आज हम उन्हीं पे बात करेंगे आगे बढ़ के। सो आप अपनी जो डिश बना रही हैं और उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर। जी, आज हम बना रहे हैं जी देगी चना पुलाव और आलू कटलेट, ठीक है जी। और देगी चना पुलाव के लिए चावल 1 किलो हैं, चने उबले हुए आधा किलो हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च साबत 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 3 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, दारचीनी 2 अदद, जायफल जवत्री 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ता 3 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, लौंग आधा चाय का चम्मच, प्याज 3 अदद, दही 1 कप, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, इसको पीस के हमने यूज़ करना है, घी 1 कप, आलू बुखारा या इमली 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया पुदीना गार्निशिंग के लिए आधा कप। सबसे पहले हम चावलों को, चने को बॉईल कर लेंगे और उसके बाद चावल हम भिगो देंगे, उसके बाद प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, उसमें हम अपना लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे, हल्का सा फ्राई किया तो हमने सारे साबुत गरम मसाले और सारे पिसे हुए गरम मसाले डाल के उसको फ्राई किया, और साथ हमने टमाटर और दही डाल दिया, ठीक है जी। और उसके बाद हमने चने डाले, चने डाल के थोड़ा सा भूना और उसके बाद हमने पानी डाल दिया, जब पानी बॉयल होने लगा तो भीगे हुए चावल डाल दिए, और जब चावल जो हैं हमारे पकेंगे 10 से 15 मिनट, जब बबल्स आने लगेंगे तो हम इसको दम दे देंगे, और जब दम खोलेंगे तो धनिया पुदीना डाल के उसको मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। आलू के कटलेट के लिए जी हमें चाहिए आलू 1 किलो
और नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अनारदाना कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, प्याज 1/4 कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च 2 खाने के चम्मच। और देखिए ना इसके अंदर जैसे कि आपने एक बार पहले भी आलू के कटलेट्स एक और तरीके के बताए थे, तो इसी के अंदर आप बॉइल्ड चिकन डाल सकते हैं। इन्हीं आलू के कटलेट्स को आपने थोड़ा सा फ्लैट किया, एक पैटी सी बनाई और उसमें घर में जो भी कीमा बना हुआ, अक्सर ऐसा होता है शिमला मिर्च कीमा बना होता है, आलू कीमा बना हुआ होता है, कोई नॉर्मल भुना हुआ कीमा बना होता है, अगर वो बच गए तो वो आपने उनके बीच में डाल के उसको गोल कर लिया और फिर आपने उसको ब्रेड उबले अंडे के एक स्लाइस डाल दिया, वो इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना। और उसके बाद आप इसको बीटेड एग में डिप करें और उसके बाद फ्राई करके और आप इसके साथ, और ये आप लंच बॉक्स में भी भेज सकते हैं बच्चों के लिए। हाँ जी, बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल। चटनी और रायता तरीका बता दें कि जल्दी से इसकी? जी हाँ, आलू को हमने बॉयल छील के करना है, हमने आलू को छिलकों के साथ नहीं करना, छील के करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने इन सबको मिक्स कर दिया सारी चीज़ों को, ये प्याज, धनिया, पुदीना, सारे मसाले, फिर इसके हमने कबाब बना ली। आप ओवल शेप बना लें। अंडे और ब्रेड क्रम आपने साइज पे और मैदा छोड़ देना, राइट? हाँ जी। और फिर क्या करना है पहले मैदे में, क्योंकि आलू के कटलेट टूट जाते हैं। अगर आपके आलू सख्त बॉयल होंगे, अभी मैं सिर्फ अंडे में बॉयल करूँगी, मैं मैदा भी यूज़ नहीं करूँगी, अब देखिएगा, और वो इतने अच्छे फ्राई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा डर है तो आप अगर फ्रीज़ करने हैं फिर आप मैदा लगाएं, अंडे में डिप करें, क्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज कर दें। आप 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आपका चलेगा। और अभी आप क्या करने लगे? सिर्फ अंडे में डिप करूँगी और उस पर क्रम भी नहीं लगाएंगे? नहीं। अब ये देखिए ना कितना बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि क्रम का प्रॉब्लम सिर्फ व्यूअर्स ये होता है कि देखिए ब्रेड कम भी कार्बोहाइड्रेट है और आलू भी कार्बोहाइड्रेट है, तो टू मच कार्बोहाइड्रेट जब हो जाता है। और जैसे कि मुझे याद है कि जब शेफ नूर ने चिकन के साथ इनको मिक्स किया था ना, चिकन बॉइल्ड के साथ, तो उसको एक्चुअली वो भी नहीं लगाने की, अंडे की भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अंडा आपने मिक्स किया था, चिकन भी किया था, तो वो कटलेट एज इट इज बड़े मजे के फ्राई। थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लावर बीच में मिक्स किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो व्यूअर्स ये है रेसिपीज। छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे जिनकी मैंने आपसे बात की थी। भाई बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, और मुझे फिज़िकली भी जिस हॉस्पिटल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप देखते हैं, उधर जाने का मौका मिला। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, वहाँ पे जाके मैंने वहाँ पे खड़े होके अपनी टीम को फ़ोन किया और मैंने कहा कि फ़ौरन से पहले इस हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको बुलाएं, बिकॉज़ ये बड़ा ही ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। कोई कैश काउंटर ही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि किसी से पैसे ही नहीं लेते। कितने मज़े की बात है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हम ब्रेक से पहले यही बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, अपने कंफर्ट जोन से, अपनी रूटीन्स, अपनी स्केड्यूल से निकलने के लिए। और कामयाब इंसान वही होता है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। अब व्यूअर्स, कामयाबी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों के लिए कामयाबी का मतलब है कि आप अरबपति खरबपति बन जाएं। किसी के लिए कामयाबी ये है कि आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूमें, चाहे पीछे आप 5 पल्ले के घर में रह रहे हैं, लोगों को नज़र आ जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी और आखिरत दोनों में कामयाब होना चाहते हैं। उनमें से एक बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है, जिनको गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत लोगों ने एडमायर किया, अप्रिशिएट किया और वेरियस अवार्ड से आपको नवाजा। गवर्नमेंट की जानिब से वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स दैट यू कैन रिसीव, हिलाले इम्तियाज़ से भी आपको नवाजा गया। आज हमारे साथ फाउंडर एंड चेयरपर्सन कैंसर केयर हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर शहरयार है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके बैठने से ही पहले, स्टूडियो एंटर होने से पहले ही मैंने ये टीज़र दे दिया कि मैं खुद जब गई हूँ, ये लास्ट थर्सडे नहीं व्यूअर्स, लास्ट से लास्ट थर्सडे, ऑलमोस्ट 10-15 डेज अगो जब मैं गई हूँ इस इदारे जिसका नाम है कैंसर केयर हॉस्पिटल, प्राइवेट रोड पे लाहौर में, व्यूअर्स मैं शॉक में चली गई। मैंने ज़िंदगी में कभी इस किस्म की केयर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, देखिए अस्पताल हज़ारों है व्यूअर्स पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्वालिटी ऑफ केयर पे मसला बनता है जिसकी वजह से सारे लोग पाकिस्तान से बाहर भागते हैं।
तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। आपके हस्पताल, उस अस्पताल में तो नीचे जो कैफेटेरिया है वो भी, उधर भी कैश काउंटर नहीं है, उधर कोई कैश काउंटर है ही नहीं, व्यूअर कोई पैसा ही नहीं आपसे कोई लेता। कितनी मज़े की बात है। अब आ जाते हैं डॉक्टर साहब कैंसर की तरफ। इतना बड़ा कैंसर केयर हॉस्पिटल बनाना ह्यूज टास्क, और आपकी ये सालों की मेहनत है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर क्या इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब हर डॉक्टर का फोकस जो है वो कैंसर के इलाज की तरफ होना शुरू हो गया? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जुगन काजिम साहबा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और दूसरा, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, आपने बड़े अच्छे अल्फाज में कैंसर केयर अस्पताल का तज़किरा किया। बात यह है कि कैंसर जो है सेहत का एक आलमी मसला है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन हर साल 2 करोड़ अफराद इस मूजी मर्ज़ का शिकार होते हैं और लगभग 1 करोड़ अफराद इसी मर्ज़ की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी हर साल तकरीबन 4 लाख अफराद कैंसर जैसे मर्ज़ का शिकार होते हैं, और जिसमें से 1.5 से 2 लाख मरीज़ हर साल फौत हो जाते हैं। सर एक सेकंड, 4 लाख रोज लोग हर साल डायग्नोज होते हैं? जी, डायग्नोज होते हैं। और ये इनमें वो भी हैं जिनका कभी डायग्नोसिस भी नहीं होता? हुआ। ये अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में चूँकि मुस्तनद अदाद-ओ-शुमार नहीं हैं, ये हमारे बहुत अच्छे एस्टीमेट्स हैं, और हमारे जो हॉस्पिटल्स का डाटा है उसकी बुनियाद पे हम कहते हैं। अगरचे ग्लोबोकैन और दूसरे अदारे जो हैं वो उसे थोड़ी कम तादाद बताते हैं, लेकिन मेरा अपना 40 ईयर्स प्लस इस मोहलक मर्ज़ के इलाज में गुजरा है, और मैं आपको बड़ा वसूख से कह सकता हूँ कि वी हैव अराउंड 4 लाख कैंसर पेशेंट्स एवरी ईयर। अब मसला ये है कि इतने बड़े मुल्क में माशाल्लाह हमारी आबादी 25 करोड़ है, और इतने मरीज़ों का होना कोई हैरानकुन बात नहीं। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि बहुत से जिसको भी मिले डॉक्टर साहब, हर दूसरा बंदा कहता है हाय कैंसर इतना फैल गया पाकिस्तान में। जी, कैंसर के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है ना, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो तशख़ीसी सहूलियात बढ़ गई हैं, कैंसर की अमूमी अवेयरनेस आ गई है, फिर हम उस एज ब्रैकेट में मूव करते जा रहे हैं। जो इस वक्त 40 साल के हजरात हैं वो 10 साल बाद 50 के होंगे। हमारी पॉपुलेशन पिरामिड ऐसी है कि नौजवान बहुत थे, और अब बड़ी उम्र के लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये भी वजह है कि बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है। सर छोटे बच्चे, जैसे कि कैंसर के जब मैं आई उस दिन, तो मैं भी लाइन में खड़ी थी जिस तरह साहब आपका बड़ा खूबसूरत एक वहाँ पे सिस्टम है, मैं खड़ी हुई हूँ, तो एक खातून बड़ी परेशान थी। सच्ची बात है डॉक्टर साहब, मैं उसका सोचती हूँ ना मेरा कलेजा मुँह में आ जाता है। उनकी 14 साल की बेटी को ब्लेस्ड बोन ट्यूमर होगा जी, ऑस्टियोसार्कोमा 4th स्टेज जी, और उसकी कीमो सारी खत्म हो चुकी थी, और वो अभी भी खत्म नहीं, अब उसकी रेडिएशन हो रही थी। वो 14 साल की बेटी की माँ थी, और उसकी 4 और बेटियां थी। वही बात कर रही थी किसी और खातून से, और उसका भी 14 साल का बेटा कैंसर में मुब्तला था, और वो भी ज़र इलाज था। मेरा पॉइंट ये कि 14 साल के बच्चे। जी, मैं एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं। गो के कैंसर बड़ी उम्र के मरीज़ों, बड़ी उम्र के लोगों का मर्ज़ है, लेकिन बच्चों में भी इसकी शरह जो है कैंसर की वो काफ़ी होती है। अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो कैंसर होता है वो उसके क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि बड़ों में जो है कैंसर उसकी क्योर मुश्किल होती है। तो पाकिस्तान में बच्चों में जो ब्रेन कैंसर है, आँख का कैंसर है, हड्डी का कैंसर है, गुर्दे का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ये बड़ी आम बीमारियाँ हैं। तो ये भी कोई हमारे लिए जो है एक चैलेंज है कि इनके लिए हम इलाज की सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा दें। बड़ों के इलाज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो है, लेकिन बच्चों के कैंसर के इलाज पे तवज्जो कम है। अब डॉक्टर साहब, कैंसर के इलाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि आप लोग थेरेपिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियात को भी मैनेज करते हैं। जी हाँ। जो पाकिस्तान में पहले इस चीज़ के ऊपर सिर्फ जो बहुत अमीर फाई लोग होते थे वो इस तरफ आते थे, क्योंकि वेस्ट में ऐसा होता है। जी, उसके अलावा आपका एक ऑडिटोरियम भी है, आउटडोर है, जिसकी तरफ हर खिड़की से आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा ये बताएं, आपकी नज़र में कैंसर केयर का इलाज क्या है, मतलब ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, मैं गुजारिश करूँ, कैंसर के इलाज में 27 डिफरेंट स्पेशलिस्ट आर रिक्वायर्ड। 27 मुख्तलिफ जो लोग हैं प्रोफेशंस के, एक मरीज़ का इलाज के लिए दरकार होते हैं। और ये बात याद रखें, अमूमी तौर पर जो कैंसर है उसका इलाज सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी से किया जाता है।
उसके अलावा पेलिएटिव केयर दी जाती है, एमरजेंसी सर्विस दी जाती है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जाती है। इतनी बड़ी सिर्फ पैलिएटिव केयर की बिल्डिंग है। जी, कैंसर केयर अस्पताल में पैलिएटिव केयर समझा देंगे हमारे व्यूअर्स। कैंसर केयर अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ पेलिएटिव केयर WHO की डायरेक्शंस पे बनाया गया एक वाहिद अदारा है जो स्टेज 4 या आखिरी स्टेज के मरीज़ों को कैंसर के इलाज में मदद करता है। अब पेलिएटिव केयर ये होती है कि जब मुआलिज कह दे कि आपका कैंसर लाइलाज है तो मरीज़ फ़ौरन फौत नहीं हो जाता। कैंसर को लाइलाज डिक्लेयर करने के बाद भी मरीज़ साल से 1.5 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और डॉक्टर साहब चीखें निकल जाती हैं घरों पे लोगों की, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं करता वो घर, उसको कहते हैं घर ले जाओ। अब ये ऐसा नहीं है। हमारे कैंसर केयर अस्पताल में पेलिएटिव केयर यूनिट में होम सर्विस भी देते हैं। प्रोफेसर रियाजुर रहमान जो ऑस्ट्रेलिया से ट्रेंड हैं वो ये काम करते हैं कि हम कैंसर के इलाज तो नहीं करते, पेलिएटिव केयर में कैंसर का इलाज नहीं किया जाता, लेकिन कैंसर से और बीमारी की जो पेचीदगी हैं, जैसे पेन है, मरीज चीखें मार रहा है, उसको इतनी कंफर्ट दी जाती है, उसके सिम्टम्स को इतना अच्छी तरह दूर किया जाता है कि मरीज़ के जो आखिरी साल 6 महीने वो इतने कंफर्टेबल होते हैं कि रोता चीखता हुआ पेशेंट आता है और पेलिएटिव केयर में 1 हफ्ते के बाद वो स्माइल करता है। तो पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद एडवांस्ड कैंसर की होती है, लिहाजा पाकिस्तान में बहुत सारे पेलिएटिव केयर सेंटर बनाने की ज़रूरत है। और हमारी भी ये कोशिश है कि हम इसमें डिग्री डिप्लोमा का इजरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और नर्सेस को ट्रेन करें ताकि मुल्क भर में पेलिएटिव केयर की सर्विसेज हो जाएं। तो कैंसर के इलाज में पेलिएटिव केयर एक नहायत ही अहम पिलर है। और जैसे आपने निशानदेही की कि हर कैंसर के मरीज़ को बेहद साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज से गुजरना पड़ता है। तशखीस का सुनते ही मरीज़ पैनिक कर जाते हैं कि मुझे कैंसर हो गया। 2 तो ऐसे कैंसर्स हैं, देखिए व्यूअर्स, पता नहीं क्यों बड़ी अजीब सी बात है, हम लोग बड़े फिजिकली ना, एक ह्यूमन नेचर है, हम शैलो हैं, हम जो दिख रहा होता है उस पर जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर और मर्द हजरात में अगर आप बात करें प्रोस्टेट कैंसर की, अगर प्रोस्टेट रिमूव हो जाता है तो मर्द की ऑब्वियसली जो मेल होने के कुछ ऐसे मामलात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर फीमेल के अंदर ब्रेस्ट रिमूव हो जाएं तो एक औरत को अपना, और ऊपर से बाल भी गिर जाएं ड्यूरिंग कीमो, तो औरत को तो उसके एक नफ्सियाती, देखे आप देखें पूरी दुनिया ब्यूटी और इस किस्म की केयर की तरफ जा रही है कि हम जवान कैसे लगें, प्यारे कैसे लगें। अब कैंसर ट्रीटमेंट में तो हाल बेहाल हो जाता है। अच्छा जी, माशाल्लाह, आपके कैंसर के इस पहलू पर बड़ी गहरी नज़र है। ये बिल्कुल ठीक है कि ऑर्गन लॉस है, अगर ब्रेस्ट रिमूव कर दें, प्रोस्टेट रिमूव कर दें तो उससे इंसान को साइको ट्रामा तो होता है। मैं अक्सर मर्दों को समझाता हूँ कि यार अगर हमारी छोटी उंगली काट दी जाए आधा हिस्सा तो हमारा फंक्शनल लॉस इतना नहीं होगा, लेकिन हम अपने आप को अधूरा महसूस करेंगे। तो इसी तरह जब औरत की सर्जरी होती है, बच्चादानी या ब्रेस्ट रिमूव कर दें तो वो इनकम्प्लीट सेंस उसको क्रिएट हो जाती है। प्रोस्टेट कैंसर वालों को जो है ना, इलाज की वजह से ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, प्रोस्टेट रिमूव करने से नहीं होती इतनी जितनी उसके इलाज। अच्छा जी, बड़ी एक अहम बात की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़लसफियाना गुफ्तगू को ले आई हैं, वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर इस मुल्क में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मैं इधर आने लगी थी क्योंकि आप एक ब्रेस्ट कैंसर का स्पेशल एक और बिल्डिंग भी तैयार हो रही है वहाँ जी पे। जी 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 क्योंकि मैं एक्चुअली व्यूअर्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बता देती हूँ मैं गई क्यों थी। ये कोई मार्केटिंग चेकिंग आउट टाइप सीन नहीं था, सच्ची बात है व्यूअर्स। एक बंदा जो डिफेंस में रहता हो और उसने उधर जाना हो तो वो 1 घंटे का एडवेंचर है। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, मेरे बहुत ही एक करीबी पर्सनैलिटी मैं बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो उनकी पर्सनल चीज़ है, बट डॉक्टर साहब को मैंने ब्रेक में बताया था। डॉक्टर साहब को मैंने बेसिकली आते ही कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए बनाया। थैंक यू कहने क्या मतलब? तो फिर मैंने उनको दास्तान बताई। तो व्यूअर्स, मैं लिटरली कैंसर केयर पहुंची, लाइन में खड़े हुए, हमें पर्ची मिली और उस हिसाब से चीज़ों को हमें आगे लेके गए। और ये वो खातून है जिसको मैं जब वहाँ लेके गई तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी जवाब दे दिया था। अब डॉक्टर साहब आप खुद कह रहे हैं कि कैंसर इतना फैला हुआ है, उसकी इतनी शरह है, तो तीसरे चौथे स्टेज पे तो वैसे ही अस्पताल मोड़ देते हैं, प्राइवेट अस्पताल मोड़ देते हैं जी। इसीलिए मैंने ज़रूरत महसूस की कि स्टेज 3-4 को इलाज की सहूलत नहीं मिल रही। बुनियादी मुहर्रक यही था कैंसर केयर अस्पताल बनाने के लिए कि एक ऐसा अस्पताल बनाएं जहां किसी मरीज़ को किसी भी स्टेज पे इनकार ना किया जाए, किसी को किसी भी उम्र पे इनकार ना किया जाए। तो यही हमारी मिशन स्टेटमेंट थी। तो माशाल्लाह कैंसर केयर हॉस्पिटल आज इस मिशन स्टेटमेंट पे कामयाब है। हमारे यहाँ आखिरी स्टेज, तीसरी चौथी स्टेज के मरीज़ों को भी लिया जाता है, बड़ी उम्र के लोगों को भी किया जाता है। बल्कि हमारा मिशन ये है कि
किसी को इलाज से इनकार नहीं और इलाज मुकम्मल फ्री है। मैं एक बात करूं डॉक्टर साहब, इलाज फ्री हो जाता है, लेकिन देखें ना बहुत से लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, फिर वो क्या करें? देखिए ना, जैसे ट्रीटमेंट कभी कभी ऐसी होती है कि आपने हर 3 हफ्ते बाद फॉर एग्जांपल की जैसे कि रेडिएशन है, अब रेडिएशन शुआएं अगर 25 दिन लगातार लगनी है, तो जो बंदा फॉर एग्जांपल लाड़काना से आया हुआ है वो फिर क्या करे? देखिए जी, मुखैर हज़रात ने कैंसर केयर अस्पताल में एक बहुत बड़ी सराय तामीर की हुई है। उसमें 200 अफराद ऐसे ठहरते हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनको फ्री मील्स भी दिए जाते हैं। तकरीबन 2000 अफराद रोज़ाना दोपहर का खाना फ्री खाते हैं, इलाज भी फ्री करवाते हैं। मैं भी खा के आई हूँ। अच्छा, मैं भी खा के आई हूँ। अच्छा, वो खाना फ्री है और वो आके पूछते हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छा, वो पेशेंट को तो देते हैं, पर मुझे से भी पूछा, कहता है आप खाएंगी? मैंने कहा हम तो 2-3 लोग हैं। कहते हैं मैडम कोई फिक्र ना करें, आप सबके लिए। और ये नहीं कि हमें दिया, साथ वाली जगह, साथ ही वाले जो बेड है उस पर भी एक खातून थी, उसके शायद अम्मा अब्बा थे, उनको भी दिया, पेशेंट को भी दिया। मतलब मुझे बड़ी प्यारी लगी ये बात। इस तरह काम होता है SIUT में जी, वो ऐसे ही है। अच्छा देखिए जी, बहुत से अस्पताल कैंसर का बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई कैंसर केयर वाहद अस्पताल नहीं है, बहुत से अस्पताल हैं जो कैंसर का अच्छा इलाज कर रहे हैं। लेकिन कैंसर केयर की जो 2-3 खसूसियात हैं वो ये हैं, यहाँ इलाज मुकम्मल फ्री है, किसी को इलाज से इनकार नहीं, ख्वाह वो किसी भी स्टेज पर हो, और इलाज हमारा जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है। जुगन काजिम साहब, एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ मैं आना चाहूँगा, वो ये है कि इस अस्पताल को हमने एक टीचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया। अब माशाल्लाह यहाँ 5 सीनियर फेलोशिप प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, यानी आम जुबान में हम कैंसर स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए इस मुल्क में ना सिर्फ ट्रीट करें, आपने ये भी किया कि ये भी करें ताकि लर्निंग एंड कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ने हमें इजाज़त दी है कि 5 डिग्री प्रोग्राम्स का इजरा करें। इस वक्त 25 डॉक्टर्स जो हैं वो स्पेशलाइज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नए अस्पतालों के लिए ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी है। तो हमने इस अस्पताल को इस मुयार का बना दिया है, बैनुल-अक़वामी मुयार का, जहाँ इलाज तो बैनुल-अक़वामी मुयार का है ही, लेकिन हम टीचिंग भी बैनुल-अक़वामी मुयार की कर रहे हैं। और हम हर साल तकरीबन 20 के करीब कैंसर स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे, नर्सेज प्रोड्यूस करेंगे, टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करेंगे, पैरामेडिक्स प्रोड्यूस करेंगे, जो पाकिस्तान की मुल्की ज़रूरियात को पूरा करेगा। क्योंकि अब आपने ये ऑनर बात कर दी है। जी, मैंने मैंने लास्ट टाइम जब आपको बुलाया था तो डॉक्टर साहब उसके बाद आज बुलाया। अब आप जो बातें कह रहे हैं कि आप करेंगे, मैं आपको पकड़ूंगी इस पे। जी, मैं हाजिर जी। मैं देखें, हम वैसे भी जवाब दें। मैं गुजारिश करूँ, आपने एक मुझे अच्छी बॉल कराई है, वो ये है कि हम जवाब दें। हम इस अदारे को चूँकि मुखैर हज़रात के एहतियात और सदका और ज़कात से बनाया और चलाया जा रहा है, तो हम हर वक्त हर पाकिस्तानी, दुनिया के हर फ़र्द के सामने जवाब दें, खुदा के सामने जवाब दें। और माशाल्लाह हमें मुआशरे में इज़्ज़त इसलिए मिली है कि हमारी ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी आके हमारे ऑडिट्स अकाउंट्स चेक कर सकता है, पूछ सकता है जी ये पैसे कहाँ से है, कैसे इस्तेमाल हुए। चलें, ये अलग बात है। बात यह है कि सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसमें नुमायाँ चीज़ जो है, जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी, एक तो आपने पैलिएटिव केयर बता दी, दूसरा कैंसर एमरजेंसी नहीं थी, वो हमने बनाई, और तीसरा जुगन काजिम साहबा पिछली दफ़ा आपने जिक्र किया था कि मेमोग्राफी एक ऐसा ज़रूरी टेस्ट है जिसमें औरत को ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की बरवक्त तशख़ीस में मदद देती है। और अल्लाह के हुक्म से हमने पिछले तकरीबन 8 साल में 60,000 औरतों की फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राफी की है। तो वो हमारी जो मेमोग्राफी मशीन्स हैं वो माउंटेड हैं व्हीकल्स पे, वो सारे पाकिस्तान में गांव-गांव जाती हैं और फ्री मेमो करती हैं। आप देखें ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को यहाँ मैं ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने जब ये एक, आपको याद है डॉक्टर साहब, रिसेंटली ड्राइव हुई थी, आई थिंक लास्ट ईयर और अबाउट, हाँ अभी ये रिसेंटली हुई थी जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो PTV पे एक बाकायदा वैन आई, वो मतलब जैसे कि ट्रेलर होता है, उसके अंदर जाके हम सब ने चेक, मैंने भी कराया जी, जबकि मेरी मेमोग्राफी 3 महीने पहले हो चुकी थी। उन्होंने कहा मैडम अगर आप कराएंगी तो इससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा। मैंने भी कराई, फिर मुझे देख के मेरी टीम की सब बच्चियों ने करवाई। देखिए डॉक्टर साहब, अर्ली डिटेक्शन जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, और खवातीन में तो टॉप रीजन फॉर डेथ इज ब्रेस्ट कैंसर। तो डॉक्टर साहब, आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? देखें, मैं पहले उससे पहले मरियम नवाज शरीफ साहबा का शुक्रिया और खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक बड़ा काम जो उन्होंने किया है, वो कैंसर के मरीज़ों के लिए कार्ड एक इशू किया है, जिसमें हर कैंसर के मरीज़ को 10 लाख रुपए की सहूलत दी है,
ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये पंजाब में कैंसर के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ा कदम है। ऐसा बड़ा कदम किसी हुकूमत ने आज तक नहीं उठाया, तो अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। अब आप देखें ना व्यूअर्स, एक कैंसर के पेशेंट का इलाज करना 25 लाख से लेके ज़्यादा लगते हैं, 1 करोड़ तक का खर्चा हो जी, सकता है बिल्कुल। डिपेंडिंग। जी हाँ। सो 25 लाख से 1 करोड़, और आप सोचे कि उसमें 10 लाख रुपए की हर मैडम मरीज ने को। आपको सब्सिडी जी, दे दी है। बहुत से मरीजों का 10 लाख में भी इलाज मुकम्मल हो जाता है, हो तो ये जाता बहुत बड़ी है। सो हम बात कर रहे थे जी कि उस रेफरेंस से कि मेमोग्राफी सर्विस जो है वो हमने दी है, मुतारिफ। और जो पैगाम है जी वो तो अगर हमने मजीद गुफ्तगू नहीं करनी तो मैं एक फ़ाइनल पैगाम देता हूँ, या इसके बाद यहाँ भी पे अब हमारा सेगमेंट क्लोज हो जाएगा। जी सर, जी, आखिरी बात है। मैसेज टू आवर व्यूअर्स, अवेयरनेस एंड जी अच्छा जी, आपकी मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा जी। पैगाम ये है कि देखें, कैंसर का मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है और इसकी बुनियादी जो वजह है वो हमारा गैर सेहतमंदाना ज़िंदगी की रवश है। वो हमें तर्क करनी है ताकि इस मुल्क पर कैंसर का बोझ कम हो, और वो ये है कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, वर्जिश करें, कम खाएं, अपना वज़न काबू में रखें, रोज़ाना पैदल चलें, सब्ज़ियाँ ज़रूर खाएं, गोश्त को कम मिकदार में खाएं, और इससे आपको कैंसर का जो रिस्क है वो 40% कम हो जाता है। मैं दोबारा कहता हूँ, कम से कम रोज़ाना आप 30 मिनट पैदल चलें तेज़ तेज़, इसको सेहतमंद ज़िंदगी की रवश कहते हैं। दूसरा पैगाम ये है जी कि तमाम औरतें जो 40 साल की उम्र से ज़ायद या 40 साल की उम्र तक पहुँच गई हैं, अपनी मेमोग्राफी करवाएँ। मेमोग्राफी ब्रेस्ट का एक्सरे है जिसमें कैंसर की बरवक्त तशख़ीस होती है और कैंसर का इलाज 100% कामयाब होता है और ब्रेस्ट कैंसर से औरत की मौत वाक़या नहीं होती। यही हमारा और तरक्की याफ्ता ममालिक का फ़र्क है। वहाँ ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है लेकिन शरह अमवात कम है। हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर से शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए हर औरत को मेमोग्राफी जो करवानी पड़ेगी। आखिर में दुआ है कि दुनिया में ये जंगें ख़त्म हो, अमन कायम हो, ईरान अमेरिका की जंग ख़त्म हो, ताकि हम गज़ा जाएं और वहाँ के कैंसर के अस्पतालों में ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। आज भी अल जज़ीरा पे ये बात चल रही थी, और अल्लाह कैंसर केयर अस्पताल को मौका दे कि हम इस्लामी ममालिक में जाके गज़ा के मज़लूम भाइयों के साथ कम से कम अपना हिस्सा डालें, उनका कैंसर का इलाज फ्री करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। चलेगा? अब क्या चलेगा, ये तो दौड़ेगा डॉक्टर साहब। थैंक चल, यू सो मच। मतलब देखें जी ना हाँ इस व्यूअर्स, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, कुछ मज़े की म्यूज़िकल टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, लेकिन खैर हमारे साथ इस वक्त ब्रेक के बाद एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको हमने देखिए व्यूअर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स प्रोग्राम पे बहुत आते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट ज़रूर करता है अपनी बातचीत से और दूसरों के एग्जाम्पल से। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल पर्सनैलिटी वो होती है जिसने अपनी ज़िंदगी में वो सारा कुछ किया हुआ होता है जो वो कह रहा होता है कि लोगों को करना चाहिए। खुद जो गुजरता है, मेरे ख्याल से वही बेहतरीन मोटिवेशन बन पाता है। तो हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो माशाल्लाह एक बड़ी सक्सेसफुल अपनी बिज़नेस, अपना काम, अपनी इंपोर्ट की बिज़नेस चला रहे हैं, और इन्होंने भी बहुत से लोगों की तरह जॉब से ही अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, पढ़ाई वगैरह मुकम्मल की, फिर जॉब की तरफ गए। लेकिन मैंने आपको याद है प्रोग्राम के बिल्कुल घंटा पहले ये बात कही थी कि अगर 100 लोग एक कंपनी में काम करते हैं तो 100 में से 99 जो हैं वो जॉब के साथ ही रिटायर हो जाते हैं। 1 या 2 कोई होते हैं जो जॉब से सब कुछ सीख के फिर अपने आप को अपने काम की तरफ लेके जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक बड़े ही ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर हैं, एक बड़ा ब्रिलियंट मोटिवेशन हमारे पास हैं, सैयद जाहिद हुसैन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जाहिद भाई, मैंने बात का आगाज़ यहाँ से करना है। देखिए मास्टर्स तो आपने किया हुआ था इन IT, जी जी राइट? जी, ये आपकी तालीम थी, फिर आपने जॉब स्टार्ट की। जी बिल्कुल। उधर से मुझे कहानी बताएं, क्योंकि बात यह है कि पढ़ लिख तो जाते हैं, नौकरी भी मिल जाती है, फिर अक्सर लोगों की कहानी शुरू और ख़त्म उधर उस जॉब पे ही होती है। हाँ, टाइटल बदलता रहता है लेकिन आप वहीं पे होते हैं।
तो मुझे ज़रा अपनी कहानी बताएं प्लीज़। ये ऐसा है जिस तरह हमारे माशरे में यही होता है, पहले एजुकेशन कंप्लीट की, फिर जॉब की सर्च में लग गए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में डिग्री की, जॉब ढूंढी, आईटी रिलेटेड जॉब मिल गई। अच्छा, जॉब कितनी देर बाद मिली? ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जॉब मुझे जल्दी मिल गई थी क्योंकि मैंने ड्यूरिंग स्टडीज़ भी मैट्रिक, एफएससी, बीएससी के बाद बल्कि एमएससी के साथ साथ मैं जब भी फ्री हुआ हूँ मैंने कोई ना कोई काम किया। अच्छा। और मेरा ये कहना था कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एजुकेशन, वालदेन पे बोझ नहीं बनना चाहिए, खुद प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए। हालांकि वो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन मेरा हमेशा से गोल यही था कि ड्यूरिंग स्टडीज़ भी कुछ ना कुछ करते रहो। अब देखिए ना, अफोर्ड कर सकते थे, मसला ये है कि हम आज एक कल ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे आपने तो जॉब के साथ फिर अपनी एक इनोवेशन की और अपने आप को एक और लेवल पे ले गए। जी जी। और फिर आपने जॉब्स बनाना शुरू कर दी लोगों के लिए, जी, ना ऐसे। कि खुद कर रहे थे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जॉब की तलाश में ही सालों गुजार देते हैं, और जब 1.5, 2, 3 साल गुजर जाते हैं तो वो डीमोटिवेट होके घर पे बैठ जाते हैं, और फिर वो माँ बाप उसका खर्चा प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिनकी खुद रिटायरमेंट की एज होती है। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने शुरू में अपनी एजुकेशन के साथ कोई ना कोई जॉब करता रहा हूँ, कोई ना कोई काम करता क्या रहा हूँ। करते रहते थे आप? मैंने बीएससी जब मैं कर रहा था तो बीएससी के स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ने आते थे। जब मैं एमआईएस कर रहा था तो वहाँ से लेक्चर के बाद एक और कंप्यूटर कॉलेज में मैं लेक्चर दे रहा होता था। मेरे कंसेप्ट्स क्लियर थे, इसलिए मुझे जॉब ढूंढने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जॉब पे काम कर सकता था। जब मुझे जॉब मिली, अच्छा, अब जॉब मिल गई, अच्छी जॉब मिली, अच्छी जॉब मिली, और माशाल्लाह आपकी उसमें प्रमोशंस भी बहुत जल्दी जल्दी हुई। बिल्कुल हुई। क्योंकि आप उनके वो जो कहते हैं ना, वो जो एक बेटा या एक बच्चा होता है आपकी कंपनी के अंदर, जो आपकी सगी औलाद नहीं होता लेकिन वो आपका राइट हैंड होता है। मुझे लग रहा है कि आपका वो वाला रोल आ गया था वहाँ पे ऑलमोस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैंने स्टार्ट तो लिया था कि आईटी रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे अकाउंट्स वगैरह हो गए, कास्टिंग हो गई या एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन हो गई। लेकिन जब एक आईटी पर्सन कोई सिस्टम डेवलप करता है तो वो पूरे सिस्टम को एनालाइज करता है, समझना पड़ता है उसको। वो एनालाइज करता है तो फिर मुझे उनको भी समझ आई कि ये बंदा प्रोडक्शन भी देख सकता है, कस्टमर के साथ डील भी कर सकता है। अच्छा, तो एट द एंड हायर एंड फायर मेरे पास था, सारी चीज़ें मेरे तो पास आपका थी। टाइटल क्या था जब आपने छोड़ा? जब मैंने छोड़ा तो प्राइवेट कंपनीज में टाइटल मैनेज नहीं करता, मैटर नहीं करता, लेकिन ये था कि वहाँ अगर जीएम भी भर्ती करना था तो मैं करता था। समझ आ गई। तो आप बेसिकली एडमिन और एचआरआर और उसके अलावा प्रोडक्शन सारा कुछ आप बेसिकली राइट हैंड थे। जी ऐसा ही है। अच्छा, तो जब आप किसी का राइट हैंड है, आपको पता है कि ठीक है एक सैलरी है और एक सर्टेन अमाउंट आपको मिल रहे हैं, उसके अलावा भी जब आप कंपनीज में काम करते हैं और आप अच्छे वर्कर होते हैं तो आपको लाड प्यार भी मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर एक हद तक तो मिलता है ना, कि गड्डी दे देती थी, ऐ कर देता थे, वो कर देता। उस कंफर्ट जोन में जहाँ पे आपकी तरफ लोग देखते हैं कंपनी के फैसले करने के लिए, उसको छोड़ के जीरो पे जाने का क्यों डिसीजन लिया? देखें जी, जैसे फैसिलिटीज़ मुझे भी मिली थी, गाड़ी, ड्राइवर, सारी चीज़ें मिली थी, लेकिन एक जो सैलरीड पर्सन होता है ना, जितनी उसकी सैलरी होती, खा वो किसी भी लेवल पे हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी वही हो जाता है। आलमोस्ट मैंने जो ऑब्ज़र्व किया ना कि जितनी सैलरी होती है उससे थोड़े से ज़्यादा ही एक सैलरीड पर्सन के खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि अपना लिविंग स्टैंडर्ड उसके मुताबिक मेंटेन कर लेता है। उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अब मैं ये छोड़ूंगा तो ये सारा। भाई देखिए, गाड़ी ड्राइवर अगर आपको ऑफिस ने दे भी दिया है तो ईद, खुशी, दुखी, गमी, आपने उस बंदे का उसी तरह करना है ख्याल जिस तरह आप अपने घर के स्टाफ का करते हैं। अच्छा, गाड़ी तो दे दी, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भी तो डालना है। ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आजकल आपको पता है नहीं मिलती, जिस वक्त आपने किया था। अब बहुत सी कंपनीज में पेट्रोल अलाउंस नहीं दी जाती। जी बिल्कुल ऐसा ही। बहुत सी कंपनीज में, मैं भी जब पीटीवी ज्वाइन किया, सारा कुछ किया, तो जब मैं प्राइवेट सेक्टर से आई तो प्राइवेट सेक्टर में पेट्रोल का अलाउंस थी कि जी इतने 100 लीटर आपको पर मंथ जो है इस कार्ड पे आप फिल करा सकते हैं। डेफिनेटली आज वो नहीं है चीज़ें। जी ऐसा ही है। वो बंदा फिर उस कैद में चला जाता है, उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। मेरा मानना ये है अगर उन्होंने दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो वो उसी सर्कल में रह जाता है ना। ये मेरा मानना ये है कि जॉब 3 से 5 साल से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए एक सेटअप को समझने के लिए, लेकिन उसके बाद बिज़नेस करना चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल का हो। तो मैं मेरे अपने डायरेक्टर के साथ ये डिस्कशन रहती थी कि सर मैं अब इसको ना यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, मैं अपना करना चाह रहा हूँ।
तो लोग नॉर्मली इसमें मोटिवेट नहीं करते, वो भाई बिज़नेस के हालात बहुत बुरे हैं, गिलानी साहब आपने रात को उठ के अपने बाल नोचने करने जब आप जॉब छोड़ोगे। मैंने कहा सर अगर आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा ना तो फिर मैं सारी उम्र इधर ही रह जाऊंगा। और देखिए सीधी बात है, उसके साथ साथ वो अपना एक कमाऊ पुत नहीं फारिग करना चाह रहे थे ना। Definitely। आप अगर जाते हैं तो जो आपने 8 चीज़ें संभाली थी, अब 8 मुख्तलिफ लोग रखेंगे उनको संभालने के लिए। डेफिनेटली वक्त के साथ बंदे को बहुत सारी जिम्मेदारियां वो ले लेता है। तो जब मैंने छोड़ा मेरे जहन में यही था कि मैं इसी बिज़नेस में जाऊंगा, बल्कि जब मैं, और ये बिजनेस थी लेदर की थी, ठीक, चमड़े का business। मेरा जहन था कि यही इसकी एक्सपोर्ट में या इसी की जाऊंगा। लेकिन जब मैं वो जॉब छोड़ के 1 मंथ नोटिस के बाद जब घर आया, मैं यही पूछना था, अब वो टाइम बताए ना, आपने कह दिया कि मैंने अपना कुछ करना है, उन्होंने कहा ना करो, आपने कन्विंस कर दिया, आपने नोटिस दे दिया। जी जी। क्या आपकी बिजनेस सेट हुई हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या हुआ? जब मैंने 1 मंथ, मैं पूरा कॉन्फिडेंट था जो 1 मंथ में मैं काम कर लूँगा, लेकिन जिस दिन मैं जॉब छोड़ के घर गया हूँ, यकदम मेरा जहन बिल्कुल वाश आउट हो गया कि आके एग्जीक्यूटिव ऑफिस में बैठा होता हूँ, कस्टमर गेट पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, 1 बाय 1 मैं बुलाता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ। अब मैं खुद किसी के गेट पे जाके बैठूंगा कि मैं फ़लाँ चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ, तो ये एकदम से मेरा जहन जो है ना, ये बिल्कुल जो बंदा है उस वक्त सोच रहा होता है वो बिल्कुल बदल गया। बल्कि मेरे एक चचा थे, उनको मैंने बताया मैंने जॉब छोड़ दी, तो उनके आंखों में आंसू हो गई यार, आगे कि यार आप तो इतनी अच्छी जॉब पे थे, इतनी फैसिलिटीज़ थी, हम बंदे मतलब इतनी इज्जत मिल रही थी, इतने बंदे भी हम भर्ती करवा लेते थे आपको कह के वहाँ से लेबर्स में जैसे भी, तो अब क्या करोगे? मैंने कहा मैंने वर्किंग की है। मैंने उस वक्त सोचा, पहले मैं था कि मैं सेलिंग में जाऊँगा, एक्सपोर्ट में जाऊँगा, लेकिन उसमें मैंने सोचा कि मैं इससे पहले मैं बाइंग में चला जाऊँ, क्योंकि बाइंग में थोड़ा अपर एंड होता है। तो मेरा फील्ड तो आईटी का था। मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, दोस्तों से पूछा कि आजकल किस चीज़ की डिमांड है, यानी कि क्या चीज़ बाहर से मंगवाई जा सकती है, और क्या चीज़। मेरा एक दोस्त है, उसका वो राइस बैग प्रिंटिंग का काम था, उसने कहा जी ये चाइना का कपड़ा है, ये मंगवा दें, ये बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अब उसने सिर्फ चाइना का कपड़ा बताया, उसको कोई, मुझे नहीं पता इसकी क्या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। B2B साइट थी alibaba.com, उस पर बैठा, उस पर मैंने एक बाइंग की रिक्वायरमेंट डाली। अगले दिन को 20 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, वहाँ मैंने उस पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, 20 लोगों ने कांटेक्ट किया। हर एक के साथ मैं दिन रात मैंने लगाया डिस्कशन की। जब हम डिस्कशंस करते हैं तो वो हमें बेसिकली हम एजुकेट हो रहे होते हैं, हम 20 फैक्ट्रियों के लोगों से कर रहे होते हैं, वो अपने रेट बता रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं। उस दौरान मुझे पूरी उसकी डिटेल समझ आई कि बेसिकली ये पॉलीप्रोपिलीन नॉन वूवन स्पन बॉन्ड फैब्रिक है, और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, और ये इस रेट में ये डिफरेंस आता है, इसकी वजह से ये क्वालिटीज़ आ रही हैं। हाँ। तो वो पहले महीने में ही मैंने अपनी एक तो इम्पोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की। ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि लोग इसमें बहुत सारी वो ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि आप लोग ना, बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, जैसे कि वो इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया बट आपने उसको रजिस्टर नहीं किया, लीगलाइज नहीं किया, वो समझ नहीं रहे होते कि इसका प्रोसेस क्या है। बिल्कुल। जैसे कि अगर आपने खाने का भी काम शुरू करना है तो फूड अथॉरिटी को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, बहुत से ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, ISO सर्टिफाइड है कि नहीं। वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ खाने की, इसी तरह अगर उन्होंने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो आप एम ही तो मुँह उठा के पाकिस्तान में इतने बल्क में कोई चीज़ नहीं ला सकते। जी, उसकी एक प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कोई इसमें डॉक्यूमेंटेशन इतनी मुश्किल नहीं होती, जैसे आपने NTN है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, चैम्बर की मेंबरशिप है, या जो कस्टम में उस वक्त केयर होता था, फिर विभाग आ गया। कंपनी आपने कभी, बल्कि कंपनी रजिस्टर करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। वो मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई, और बैंक के साथ मैंने पहली LC अपनी जॉब छोड़ने के तकरीबन 1.5 महीने बाद मैंने पहली LC ओपन कर दी थी। तो मैंने सारी वर्किंग करके, फिर अच्छे क्लियरिंग एजेंट से रब्ता करके सारी कास्टिंग निकाली। जब बंदा स्टार्ट में होता है तो बड़ा कॉन्शियस होता है, लोग अपनी गलतियाँ सिस्टम पे डाल देते हैं कि यार ये जी पाकिस्तान में बिज़नेस हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए बेहतरीन जगह है। मैं आपको 100% इंडोर्स करती हूँ जाहिद भाई, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मैंने बाहर भी वक्त गुजारा है, मैंने वहाँ पे पढ़ाई भी हासिल की, पाकिस्तान में भी हासिल की, मैं वहाँ पे फिज़िकली भी रही हूँ, यहाँ पे भी रही हूँ, वहाँ पे मैंने अपना घर चलाया, यहाँ पे भी घर चलाया। और मैं आपको एक बात बता दूँ, वहाँ पर आप सारी ज़िंदगी लीज या मॉर्गेज के ऊपर रहते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप अपना घर ओन कर सकते हैं, अपनी चीज़ें कैश पे उठा सकते हैं, अगर आप इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी समझ लें। आपको याद है जब हम छोटे होते थे जाहिद भाई, तो ये बात होती थी अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी,
एक्चुअली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इस वक्त पाकिस्तान है, Definitely. साउथ एशिया है, चाइना है, इसके बेनिफिट्स उठाओ। और पाक चीन दोस्ती तो वैसे ही हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल है। लोग बेसिकली ना डिसाइड करते हैं लोगों को, उन्होंने बिजनेस किया नहीं होता, सुनी सुनाई बातें होती हैं और यार ये बेईमानी के बगैर काम नहीं चलता फलां। अच्छा, मैं फिर चाहता हुआ हूँ क्या यहाँ से फिर? अब आपने ये सारी चीजें की, जी जी बिजनेस चल कितनी देर बाद चलना शुरू हुआ? देखें, पहला कंटेनर मेरा 2-2.5 महीने बाद जॉब छोड़ने के मेरा पहला कंटेनर आ गया था आ गया। और एक उसका कंज्यूमर था मेरे पास। ठीक है। मुझे यही था, मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि एक कंज्यूमर है ना जिस चीज़ की, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी कंज्यूमर आपको बाद में मिल जाएंगे। मैंने पहला कंटेनर इंपोर्ट किया, उसका प्रिंटिंग का बिजनेस था, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट भी किया। पहला कंटेनर मेरा सेल आउट हो गया। उसके बाद उसकी सेकंड कंटेनर मंगवाया और लोगों को पता चल गया कि नॉन वूवन फैब्रिक का बायर यहाँ बैठा हुआ है। हाँ। क्योंकि मैं उस पर बहुत इन डेप्थ वर्किंग और करता सर, था। ये वाला फैब्रिक किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है वैसे? अब तो नॉन वूवन पाकिस्तान में हर जगह पे यूज़ होता है कि जैसे ये अगर कम जीएसएम में लिया जाए तो ये डायपर्स में, ये एग्रीकल्चर में, ये प्रिंटिंग में, हर चीज़ में नॉन वूवन फैब्रिक आ गया। पहले ये लोगों को इसका बहुत कम आइडिया था, लोग इसको वही चाइना का कपड़ा ही बोलते थे। अच्छा, तो उसके काफ़ी सारे कस्टमर्स मेरे पास आने शुरू हो गए। उसी दौरान एक और दोस्त ने सजेस्ट किया कि यार ये एक फैब्रिक है जी, ये फैसलाबाद में बड़ी इसकी डिमांड है, इसको ट्रेंडा बोलते हैं। वो क्या होता है? जब उसकी रिसर्च की तो पता चला वो पॉलिएस्टर ट्राइकोट निटेड फैब्रिक था। अच्छा, उसने कहा यार इंपोर्ट आप कर लो, इंपोर्ट की है सोफों के लिए? नहीं, ये स्पोर्ट्स वेयर के लिए, स्पोर्ट्स वेयर? इसके ट्रैक सूट वगैरह जिसके बनते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। उन्होंने कहा यार ये आप इंपोर्ट कर लो। मैंने कहा यार ये इसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा, ये कंटेनर महंगा है। पहले मैं जो कंटेनर इंपोर्ट करता था वो सस्ते थे। उसने कहा यार फिक्र ना करो, जितने आप कर सकते हो आप करो, बाकी मैं करूँगा। सेल करना मेरा काम, इंपोर्ट करना आपका काम। आपने किया? मैंने वो जब वो सारी रिसर्च की, मैंने इंपोर्ट किया, उसने सेल, वो फैसलाबाद में सेल कर देता था, उसके पास इंडस्ट्रीज़ के साथ उसके राब्ते थे। फैसलाबाद से सियालकोट इसकी मेन मार्केट थी। 2 लाइनें मेरे पास बन गई इंपोर्ट की। मैं ट्राईकोट भी इंपोर्ट कर रहा था, मैं नॉन वूवन फैब्रिक भी इंपोर्ट कर रहा था। उसी दौरान मेरी करस्पॉन्डेंस रहती थी ये लेदर वालों के साथ भी। 1-2 कस्टमर मुझे वो भी क्लिक कर गए। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप लेदर हमें भिजवाएँ, क्योंकि उसको मेरे इन डेप्थ मुझे नॉलेज था। मेरा यही कहना है कि कोई भी अगर आप इन डेप्थ वर्किंग करते हो कैलकुलेशंस में। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताएं, कहाँ आप नौकरी करते थे, ये बताएं कि अब आपके लिए कितने लोग काम करते होंगे अप्रॉक्सीमेटली, आइडिया एक नंबर? सैकड़ों लोग काम करते हैं। सैकड़ों लोग काम करते हैं। तो कहाँ खुद जॉब करते थे और डिपेंडेंट थे, और अब जॉब क्रिएटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए व्यूअर्स, थोड़ा बहुत भी आप किसी एरिया के बारे में जानते हैं, आप ये देखें कि सर जानते थे, फिर भी उन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च कर करके अपने आप को एक सर्टेन लेवल पे लाए, और फिर पार्टनरशिप्स डेवलप की, और उन पार्टनरशिप से बेनिफिट लिया, और आज आप देखें माशाल्लाह एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमारे मुल्क के। तो सर आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको देख के मोटिवेट हुए हैं? जी मेरा पैगाम है जी, बिज़नेस में आना चाहिए। बिज़नेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग आपको कहते हैं कि पाकिस्तान इसके लिए मुनासिब नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सबसे मुनासिब कंट्री है बिज़नेस के लिए। और बिज़नेस में कामयाबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बिल्कुल इब्तिदा में बता दी जाती है कि झूठ नहीं बोलना, अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करना है। अगर आप ये कर लो तो किसी भी बिज़नेस में आप हाथ डालोगे, आप कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, बहुत और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। मुझे पता है आप बड़े बिजी हैं, मंडे मॉर्निंग आपका काम का फर्स्ट डे बैक फ्रॉम वर्क, लेकिन सर आप जैसे लोग जब आते हैं ना, एक होते हैं जो हीरोज़ जो आप टीवी पे और फिल्मों में देखते हैं, एक वो हीरोज़ होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो है वो ऐसी अचीवमेंट्स कर जाते हैं कि वो लोगों के लिए रोल मॉडल्स बनते हैं। तो जब आप जैसे लोग आते हैं तो हमारे व्यूअर्स को एहसास होता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, बहुत ब्लेस यू। एंड देन व्यूअर्स, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किचन में भी चेक करना है कि क्या सिचुएशन है, और ब्रेक के बाद काशिफ इफ्तिखार साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अभी भी जो हमारे साथ एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हमारे साथ, हमारे प्यारे से जाहिद भाई, उन्होंने भी बताया कि उनका बैकग्राउंड IT का था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, दुनिया अब AI कोडिंग इसी तरफ जा रही है। अपने आप को अपग्रेडेड रखना और इसके अंदर किस तरीके से काम ढूंढा जा सकता है, हमें गाइड करेंगे प्रेसिडेंट टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन काशिफ इफ्तिखार, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब आईटी की बात आती है और ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और सेल्फ मेड कैसे बन सकते हैं, तो हम फिर एक ही पर्सनालिटी को प्रोग्राम पे बुलाते हैं और वो पर्सनालिटी हैं जो एक तो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है, और एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है। ये नहीं है कि किसी ने इनको सिल्वर प्लेटर पे प्लेट पे जो है हर चीज़ पकड़ा दी, इन्होंने भी अपने आप को जीरो से एक सर्टेन लेवल पे लेके आए और आज ना सिर्फ आप प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेज एसोसिएशन के, बल्कि चेयरपर्सन हैं ऑफ ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस। अब काशिफ इफ्तिखार साहब को हमने आज बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। जी वालेकुम सलाम जी। अब काशिफ इफ्तिखार साहब, दो पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे कि कैसे ये जो हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, हालात, बिजली, ओके, ये सारी दुनिया में हो रहा है व्यूअर्स। अगर दुनिया का कोई भी कोना आपको ये कह सकता है कि जी हमें तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, तो ये बात गलत होगी। जब भी वॉर होती है और स्पेशली जब दुनिया में ऐसे ममालिक में वॉर्स होती हैं तो उनसे सब मुतासिर होते हैं और हम हो रहे हैं मुतासिर। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, सब कुछ हो रहा है, मसले हैं, रोना है या मसले का हल ढूंढना है। आज जो मेरे सामने ये आदमी बैठा हुआ है काशिफ इफ्तिखार, ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, रोने पिटने में ये यकीन ही नहीं करते। और इनके साथ एक यंग मैन है, इनकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जो हैं ऑफ कोर्स काशिफ भाई ही शेयर करेंगे, लेकिन आज एक यंग मैन, एक फ्यूचर काशिफ इफ्तिखार भी हमने अपने पास बुलाए हैं, क्योंकि काशिफ इफ्तिखार ना सिर्फ खुद अपना काम सारा कुछ करते हैं, ये मेंटोर भी करते हैं और इनके बहुत से यंग लोगों को हमने प्रोग्राम पे बुलाया। आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई ऐसा यंग मैन या यंग लेडी लेके आए जो एडल्ट लाइफ में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे तो चले इस तरफ आते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जब एडल्ट लाइफ में 18-19 पे पहुंचते हो, तो आज हमारे साथ 19 साल के मोहम्मद वासिब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम सही बोला है? जी बिल्कुल ठीक बोला है। कैसे बोलते हैं आपका नाम? मोहम्मद वासिब। और इसका मीनिंग क्या है वासिब का? ये मेरी दादों ने नाम रखा है जी, उन्होंने कुरान पाक से एक अल्फाज लिया और उसका मेरा नाम रख दिया। ठीक है, बस ठीक है। तो अब काशिफ भाई बात का आगाज़ करते हैं इससे। आपने भी वीकेंड पे देखा होगा, मीम पे मीम लग रही है, हो रहा है और बेड़ा गर्क हो गया हमारे। अच्छा, लोगों ने बड़ी फनी मीम्स भी बनाई हैं, वो बड़ी वायरल भी हो रही है, लेकिन मीमों से और रीलों से पैसे नहीं बनते। जी बिल्कुल। व्हाट टू डू? What to आपने do? तो ये मिशन काफ़ी, जब से आपने ये कॉलेजेस का सिस्टम शुरू किया है तब से आप इस मिशन पे निकले हुए हैं, लेकिन इतना लंबा सफ़र है और ये व्हाट टू डू का सवाल का जवाब देता आया हूँ अब तक। अल्टीमेटली देखें, वॉर लगे आपकी, पहले भी कन्वेंशनल वॉर हमारी लगी थी और अब तो एक पूरी दुनिया उसकी लपेट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी को फुल स्टॉप लग गया। ज़िंदगी कॉमा है, इसने कॉमे के साथ चलना है, इसको फुल स्टॉप हम लगा नहीं सकते। फुल स्टॉप तब लगता है जब आपकी ज़िंदगी का अख्ताम होता है। तो उसके लिए अब ज़ाहिर है कि हमारे पास क्या वे है। मीडियोकर्स की बात करूँगा और गरीबों की बात करूँगा, जो ज़्यादा पिसते हैं, जिनको ज़्यादा मसाइल हैं इस वक्त, उनके लिए यही मैसेज होता है कि आप इस वक्त घबराने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दौर हमारा चल रहा है एआई का। एआई ने आपके लिए इतनी सहूलत दे दी है, एआई आपको फास्ट करती है, एआई आपको स्मार्ट वर्किंग सिखाती है। स्मार्ट वर्किंग क्या है? आपने स्मार्ट वर्किंग करते हुए एआई को सीखना है और उसको आप ई कॉमर्स में ले आए, आप ऑनलाइन बैठ के काम करें। एक सेकेंड काशिफ साहब, ऑन एयर अभी आपको लोग देख रहे हैं, बड़े लोग कहेंगे एआई को क्या सीखना, नीचे कोई ऐप डाउनलोड करो तो उससे सवाल कर लो, एक ऐप डाउनलोड करो तो वो आपको पूरी प्रेजेंटेशन बना देगी। तो मेरा पॉइंट ये कि हर बंदा कहता है एआई तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते, ये रीजन बताएं। देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इतना ऐसा नहीं है कि आप लिख दें और वो कर दे। एआई के अंदर जो प्रॉम्प्ट है, हम उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बहुत बड़ा काम है। इसको उर्दू में समझाएं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है? मतलब ये कि आप एआई से सवाल क्या करेंगे और जवाब क्या आएगा, जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब आएगा। बेसिकली अगर आप एक अच्छे इंटरव्यूअर हैं जी और आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं जी, और किस तरह से सवाल करना है, यही तो एआई और कोडिंग है, राइट सर? यस एग्जैक्टली। तो वो जो प्रॉम्प्ट की इंजीनियरिंग है, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि आप एक प्रॉम्प्ट में आपका काम नहीं होता, आपको 2, 3, 4, 5 बार करना पड़ता है, फिर जाके आप अपने टारगेट पे आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एज वेल एज द डिज़ाइनिंग इज़ कंसर्न, के लोग डिज़ाइनर्स जो हैं वो कहते हैं अक्सर कि जी डिज़ाइनिंग के अंदर तो हमारी एआई मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसके अंदर भी उसको ह्यूमनाइज करना पड़ता है, आपको अपना काम उसमें परफॉर्म करना पड़ता है। या फिर आप ये करें कि आप बॉट्स की तरफ आ जाएं, आप एआई के जो हैं चैट बॉट्स कर लें,
तो फिर आप उसको फ़र्ज़ करें कोई सवाल करते हैं तो वो आपको जवाब देता है, फिर आप उसके इलाज चलते हैं। तो ये दो शाखें हैं, एक है आपकी ये कि आप बॉट्स पे जाएं, दूसरा है कि आप डिज़ाइनिंग कर लें, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट को प्रॉपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि मैं से पूछूं क्या। अच्छा, ये तो हमने एस्टैब्लिश ये कर दो दिया फील्ड कि है। दुनिया एआई कोडिंग आईटी की है। अब देखिए आईटी के अंदर भी व्यूअर्स ये तो एवेन्यू है, और भी तो बहुत से एवेन्यूज हैं भैया, ये भी गाइड करते हैं हमारे व्यूअर्स को। देखिए एआई कोडिंग हर, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ एक भाई थे, जाहिद भाई, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई ऑफ एयर। अब उनका मामला ये था कि उन्होंने उस ज़माने में आईटी में मास्टर्स किया जब कम लोग कर रहे थे, तो इस वजह से उनको भी फॉरेन ही बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। अब आज वही वाली डिग्री जो उन्होंने उस जमाने में की थी, आज अगर कोई करे तो हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे जी। हैं। तो आईटी के अंदर ही कौन सी और शाखें हैं भैया जिसकी तरफ जा सकते हैं? फिर मैं जाऊंगी वासिफ की तरफ। देखिए आईटी के कोडिंग अंदर हो गई, एआई हो गई, और बताएं। आपकी एआई को समझना है कि एआई के दो तरीके हैं, एक एआई टूल्स को इस्तेमाल करना, और उसको इस्तेमाल करते हुए आप कंटेंट बनाएं, चाहे आप उसको ग्राफिक्स की चीज़ें बनाएं, चाहे आप उसको ई कॉमर्स में लाएं, और दूसरी तरफ वेबसाइट्स बनाएं, लेकिन उसको आपको ह्यूमनाइज करना पड़ता है, आपको खुद भी काम करना पड़ता है। दूसरा एआई का चैप्टर जो है वो ये है कि आप बॉट्स बनाएं, क्योंकि ऑटोमेशन का काम आ रहा है। आपकी एआई कर क्या रही है, ये स्मार्ट वर्क करवा रही है आपसे, ये कहती है कि जी टाइम बचाओ, तो टाइम आपका बचता है बॉट्स के साथ। तो इसलिए एक बहुत बड़ी ऐसी डिमांड मौजूद है मार्केट में जो कहती है मुझे बॉट्स दो, मेरे जो वेबसाइट है वो ये इसमें भी बॉट जवाब दे। आपकी कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं आपके, उसके अंदर भी आप डायलअप करें, जो भी बातचीत करें, तो आगे ह्यूमन की जरूरत ना पड़े, बॉट्स काम अच्छा, करें। अब कितने मजे की बात है भैया, आपको याद है 10 साल पहले कितना ज्यादा धूम आया था कॉल सेंटर्स का? जी, अब गया इठ चुको, बल्कि वासिफ के एज के ही लड़के जो जी, हैं जी, जी, वो जी, जी। चैट सेंटर, अपनी चैट कॉल सेंटर्स खोल जी, रहे थे, बड़ी जी। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, चौथे साल वो ग्रुप होना शुरू हुआ, 5वें साल बिल्कुल ही खत्म हो गया, और लोगों ने जितने कमाए उतने का ही लॉस हो गया। राइट के रॉन्ग? एग्जैक्टली। अब उसकी जगह ले लिया बॉट्स ने, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जितनी कस्टमर रिलेशनशिप्स है वो इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर पे बन चुकी है, और उसके अंदर बॉट्स हैं। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ नौजवानों को कि आप बॉट्स बनाने सीखें एआई टूल्स को यूज़ करते हुए। उसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। एक है चैप्टर हमारा टूल्स को यूज़ करना, दूसरा है कि आप बॉट्स बनाएं, और उसको बेशक आप सारी चीज़ों को ऑटोमेशन पे ले आएँ। सेकंड, आपकी जो अर्निंग आती है ई कॉमर्स की फील्ड है, फिर ऑटोमेशन का काम है। ऑटोमेशन इस वक्त जुगन इतना काम का इसका है कि आपकी सोच नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम की किल्लत है। हर बंदा चाहता है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कोई करे। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स। कल मैं बैठी हुई थी तो मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी कहीं पे जाके, और अब उस प्रेजेंटेशन में मेरे पास कंटेंट सारा था, मुझे उसे जोड़ना नहीं आ रहा था। जी मैंने एआई की हेल्प ली, जी, वो बड़ी ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार हुई, हाँ, लेकिन उसको फिर मैंने ह्यूमनाइज किया जी। और उसको एडिट किया। छोटी सी बात है, चैट जीपीटी पे आप जब भी कोई बात करते हैं तो वो जब आपको जवाब दिखता है तो एक चीज करता है, हर जगह पे डैशेस लगा देता है। जी, उन डैशेस को इसके अलावा बहुत कुछ है, और भी बहुत सी उसको ऐसी आपको ठीक चीजें, करना पड़ता है। वर्ड्स, तो वो आपको करना आना आएगा तो तब आप कर पाएंगे। व्यूअर्स, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बड़े लोग कहते हैं मैं ये काम सीख नहीं सकता या सीख नहीं जी। सकती। काशिफ भाई से मैंने एक बात सीखी है, जो आपने 70 लोगों को कॉल सेंटर में काम करना सिखाना है, तो वो जो 70 लोगों पे आपने एनर्जी वेस्ट करनी है, वो आप उससे 100th एनर्जी अपनी जात के ऊपर लगा के चीजें सीख ले, आपको 70 लोगों की जरूरत ही नहीं है। 70 लोगों Right? की जरूरत नहीं। ये है एआई, जो एआई आपके टाइम को बचा रहा है, एआई आपको स्मार्ट वर्क सिखा रहा है। मैं चीख चीख के कहता रहा हूँ कि एआई आपको स्मार्ट वर्किंग सिखाता है, टाइम बचाता है, और आपको वहाँ ले जाता है जहाँ से वो कहता है कि अब यहाँ से आप अपना सफ़र स्टार्ट करें। बेटा, आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? जी, क्योंकि मैं- आपकी कड़ी यहाँ किस तरह जुड़ी, मैं ये जानना मैं तो पहले सर काशिफ की एक बात को ना क्लियर करना चाह रहा था। लोग सीख लेते हैं ये एआई से, मतलब काम किस तरह करना है, मतलब कि उसको यूटिलाइज़ किस तरह करना है, उसके अंदर चैट बोर्ड्स किस तरह बनाने हैं, या फिर उसको ग्राफिक्स में किस तरह यूटिलाइज़ करना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये बेचना कहाँ पर है। वहाँ पर एआई भी हेल्प करता है आपको कि कहाँ बेचना है। एआई ही आपको हेल्प करता है, क्योंकि आप एड्स वगैरह लगाते हो, वहाँ पर ही एआई आपको बताएगा कि कौन सी ऑडियंस को आपने टारगेट करना है, क्योंकि आपको सब काम करना आ गया लेकिन आपके पास क्लाइंट्स नहीं है। क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे वो भी आपको एआई ही बता देता है। ओके, नाउ आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? जी, मेरी कहानी क्योंकि शुरू देखिए हुई। इस वक्त लोग हाँ एक जी। 19 साल के यंग मैन को स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कौन है आप? आपकी क्या कहानी है? मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोग अब काशिफ भाई को देखेंगे, कहेंगे ये एक एस्टैब्लिश्ड आदमी है, इन एक जिस तरह हम भाई बहन आगे पीछे एज, ये
प्रॉब्ली छोटे ही होंगे मेरे से काशिफ भाई, लेकिन खैर द पॉइंट इज आगे पीछे अगर हम देखते हैं, हम एज में हैं तो हम जैसों को तो देख के लोग वैसे ही कहते हैं ना कि ये तो कुछ बन गए। जी आप बन भी गए हो और बन भी रहे हो, बताओ। जी मैं बताना चाहता हूँ जी, आज से आप साल पीछे चले जाएँ, मैंने अपना जो है ना कॉलेज ख़त्म किया। मैं सोच रहा था अब मैंने करना क्या है, लेकिन ठीक है कॉलेज ख़त्म हुआ, आगे मैंने जो है आगे एडमिशन दे दिया हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। साथ ही वाले साहब का प्रेशर आ गया जी कि काम करो, यूनिवर्सिटी तुमने नहीं जाना, तुम बड़े हो, तुमने जो है मतलब कि आगे जाके सारा कुछ संभालना है, मैं कब तक करूँगा ये काम ना। तो फिर जी मैंने उनको कहा सिर्फ मैंने, अगर आप मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं ना भेज सकते तो मुझे सिर्फ एक जगह पे ना आईटी की फील्ड में ना सिर्फ मुझे 3 या 4 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की भी होती है, 2 घंटे की भी होती है, आप मुझे वहाँ पे ना एडमिशन करवा दें। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, मैं ये लास्ट काम जो है ना कर रहा हूँ तुम्हारे पे, तो मैं एक एडमिशन करवा देता हूँ, अब इसको तुम ज़ाया करो या फिर तुम इसको मतलब कि ना सक्सेस पे लेके जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तो फिर मैंने ब्रेन्स कॉलेज को अक्सर जाते हुए देखता था कि यार ये इदारा है, ये आईटी का काम मतलब कि करवाता है, तो अच्छा लग रहा था। ब्रांचेस भी माशाल्लाह इतनी हैं कि मतलब हर बंदे की एरिया की कन्वीनियंस के मुताबिक भी, वरना तो घंटा घंटा जाने और आने में स्पेशली जो सी ये वाली ब्रांच है ना इनकी भगवानपुरे वाली, वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं गई नहीं हूँ, मैं फिजिकली गई नहीं हूँ वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा मतलब कि वो नहीं है, श्योरेबल नहीं है कि नहीं पता हो कि मतलब कि एआई भी है कुछ, मतलब कि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ना। तो ये बहुत अच्छी जगह भी इन्होंने ब्रांच बनाई है। मैं चाहता हूँ कि और मज़ीद इनकी जो से ना इस तरह के ऐसे एरियाज़ फाइंड करके ना वहाँ पर भी इनकी ब्रांचेस वगैरह हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैंने इनकी ब्रांच में एडमिशन लिया। मैंने फ़र्स्ट 3 मंथ में जो है ना इनके साथ इनके टीचर्स वगैरह से मिला हूँ, इनके तकरीबन डिफरेंट टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने फ़र्स्ट मंथ में ही जो है ना ब्रेन्स कॉलेज से ये एआई मतलब कि सबसे पहला मेरा जो सा लेक्चर हुआ था वो हुआ था फेसबुक एड्स, मेट एड्स क्या होती हैं जी, वो सीख के मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी हुई थी उधर होते हुए ही फर्स्ट मंथ में। ठीक है जी, और सेकंड मंथ मेरा गुजरा और चीज़ें वगैरह मैंने सीखी, डिफरेंट एआई के बोर्ड्स बनाना और किस तरह वेबसाइट्स को डेवलपमेंट करना है जी। फिर ये 2 मंथ में चलो मैंने ये चीज़ें सीख ली। जो मैंने फर्स्ट मंथ में जो चीज़ सीखी थी ना कि मेटा एड्स को किस तरह यूटिलाइज़ होता है, ये मेरी बात याद रखना, मेटा एड्स को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि आगे मैं जो चीज़ें सीख रहा था ना वो जो पहला जो मैंने लेक्चर लिया हुआ था ना उसके साथ मैचिंग करता था। मतलब कि अगर मैं आगे चीज़ें सीख लेता, मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वो चीज़ें सीखी लेकिन वो उस चीज़ को बेच नहीं पाए, वो आज उधर ही हैं और मैं आज उनसे थोड़ा सा आगे हूँ। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काशिफ भाई इनको क्यों लेके आए, इनमें ऐसी क्या बात थी, वही जो मैंने बात शुरू में कही कि भाई 100 लोग हैं, 99 जो हैं वो कहीं नहीं पहुँचते, एक आगे निकल जाता है, ऐसा क्या होता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। और बल्कि ब्रेक में जाने से पहले किचन में जल्दी नज़र डाल लेते हैं जी शेफ नूर जी। हमारा देगी चना पुलाव, आलू कटलेट और हमारा मिंट रायता बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच शेफ नूर। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपकी मोहम्मद वासिफ से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी कुछ कहानी हमारे साथ शेयर की। उसमें एक एलिमेंट मैं ज़रूर अगर आप इजाज़त दें तो ऐड करूँगी कि इस दौरान हमारे ये जो यंग मैन हैं इन्होंने सोचा कि भाई मैंने शादी की तरफ भी डिसीजन लेना है। जब फैमिली से बात की तो उन्होंने ऑब्वियसली वही वाली बात की, बच्ची के घर वाले भी यही कहेंगे और वो इसके घर वाले भी कहेंगे, नॉर्मल सी बात है। मैं भी वहाँ हूँ व्यूअर्स कि भाई 19 साल के हो, अपना तो भार उठा लो भाई, और अगर अपना उठा रहे हो तो फिर अपने साथ बीवी, और अगर बच्चा भी हो जाता है तो फ़ौरन फिर अपना भार भी उठा सको ना। बच्चे देखिए सीधी बात है काशिफ भाई, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे अगर शादी करके अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड और अपने बच्चों और सबका हम पे डालेंगे तो हम तो मर जाएंगे। सो मुझे बताएं कि फिर जब ये आपके पास बच्चा आया और आज इसको लाने का रीज़न क्या है? जैसे कि उसने कहा उसके साथ के बड़े बच्चों ने किया लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए। अच्छा, ये जब हमारे पास आया था तो इसकी कहानी यही थी कि ये किसी को पसंद करता था, तो ज़ाहिर है वो कहते हैं भाई क्या कमाई कर रहे, एज इसकी छोटी है, एफएस इसने की हुई, तो आया एक शॉर्ट टर्म मेथड को सोचते हुए कि भी मैंने सुना है कि जी आप स्किल्स कर लें तो आप टारगेट को हिट कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बेटा खराज तहसीन पेश करूँगी और कहूँगी वेल डन, आपने वो चीज़ की जो 99% लोग नहीं करते। वो घर पे आडा डाल देते हैं, शादी करवा लेते हैं, आप बाहर निकले कुछ करने के लिए, इसलिए वेल डन,
जी सर। इसने फिर हमारे ब्रेन्स कॉलेज से पहले कोर्स किया हमारे से, फिर नैपटेक आया हमारे पास, इसने फिर नैपटेक को अटैम्प्ट किया, बहुत आउट क्लास रिजल्ट दिया और माशाल्लाह अब ये एआई को यूज़ करते हुए ई कॉमर्स में काम कर रहा है। अभी मुझे दिखा रहा था बाहर बैठ के, मैं आई वाज रियली अस्टॉनिश्ड टू सी, और शाबाश है इस बच्चे पे। कहता है ये देखें मुझे फादर ने सिर्फ एक जगह दी है और इसकी टोटल रेनोवेशन मैंने अपने पैसों से की है, एंड ही इज़ अर्निंग लाइक 5 to 6 लाख पर मंथ। फिर इसकी जो मंगेतर है, इसने उसको जो हमसे सीखा, इसने फिर उसको सिखाया, और वो भी जो है वो पहले उसने एक प्रोडक्ट पकड़ी, कोई लावा शाह कर रहा, वो उसने किया, फिर उसका ट्रेंड चेंज हुआ। फिर उसके बाद अब वो आ रही है, बैग्स भी आ गई है, फिर ट्रेंड को देखते हुए, मतलब ट्रेंड को देखते हुए चेंजेस करनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताएं भैया, मेरे जैसा बंदा क्या घर पे बैठ के ये सीख सकता है? जैसे कि वैसे ही देखिए मेरा काम ऐसा कि मुझे एआई और कोडिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कोई? हम ऑनलाइन करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरा अख्तलाफ है तो 2-3 चीज़ों का, जैसे कि ये कि हमारे ब्रॉडबैंड का मसला है, हमारी बिजली का मसला है, यूपीएस का मसला है। तो आप तो कर लेंगी क्योंकि आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन बात अगर हम करें न्यूट्रली एक गरीब आदमी की, तो गरीब आदमी के घर में तो नेट ही नहीं है, उसके घर तो बिजली प्रॉपर नहीं होती, यूपीएस लोगों के पास नहीं होते, तसलसल आपका टूटता है, तो फिर आप उसको ऑनलाइन कैसे करेंगे? इसलिए बेहतर ये होता है कि आप फिजिकली जाएँ, क्योंकि सामने बैठ के जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, फिर हमारे पाकिस्तान का एक माहौल है, एनवायरनमेंट है, एक माइंड सेट है, तो सामने बैठ के मेरे हिसाब से मैंने सच्ची बात है व्यूअर्स, पीएचडी बच्चों की तवज्जो नहीं होती आजकल, तो पीएचडीज भी वो नहीं मानी जाती जो आपने इन पर्सन जाके ना की हो, या एटलीस्ट आपने फिजिकली, क्योंकि बहुत इसलिए फिजिकली बहुत बेहतर होता है, उसकी बात ही और होती है। आपके क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, आपके तसलसल नहीं टूटता, तो उससे रिजल्ट ही और आते हैं, तो आई प्रेफर कि आप वो करें। अब जिंदगी कहाँ खड़ी है? अब ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चेंज हो गया है। जिस तरह आप बात कर रही थी ना कि मैं घर बैठ के काम कर सकती हूँ, ये तो इतना आसान काम है। अब तो आपको कंपनी नहीं, मैं कह रही थी घर बैठ के क्या मैं सीख सकती हूँ? सकती तो उन्होंने ये कहा कि सीख जाके लो उधर, और फिर घर बैठ के कमा सकते हो। कमा सकते हो। अपनी बताओ और अपनी मंगेतर का बताओ हमें। अपना बताऊँ जी, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो तब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और मुश्किल लग रहा था कि यार ये इतने शॉर्ट टाइम पे अचीव किस तरह कर सकते हैं। मैं 3 ड्यूटीज़ करता रहा, पहले मैं शॉप पे जाता था, ठीक है जी। उसके बाद जब ये नैपटेक का कोर्स स्टार्ट किया, मुझे 3 ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। पहले सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक नैपटेक की ड्यूटी, फिर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक पापा के पास ड्यूटी, फिर उसके बाद मैं 7 बजे तक रेस्ट लेता था, और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं स्टॉल लगाता था क्रीम ब्लॉक के अंदर, कि मैं अपना थोड़ा सा सरमाया जो उनसे ना जोड़ लूँ, ताकि अगर मैं सीख भी जाऊँ ना तो फिर मेरे पास इतना सरमाया हो कि मैं आगे कुछ काम कर सकूँ। और मैंने अपने वालिद साहब से 1 रुपया भी अपने बिजनेस के अंदर नहीं लिया, 1 रुपया भी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बहुत बेटा। अच्छी और बात। आपने अपनी मंगेतर को भी फिर इस तरफ लगाया, हाँ, फिर ताकि दोनों की अर्निंग हो सके जी जी। और इंडिपेंडेंट हो सके। वो भी मेरे ख्याल 2 लाख रुपया कमा रही थी लास्ट टाइम तुमने बताया। हाँ, मैं ना मेरी एक इसके वेबसाइट पास में स्टैट्स issue भी था। हैं, इसके पास पूरी स्टैट्स हैं इसके पास जी। और मेरा एक वेबसाइट में इशू था, मैं ब्रेन्स कॉलेज गया हूँ जी, और एक सर से मुलाकात हुई है। मैंने उनको कहा जी मैं ब्रेन्स कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। उन्होंने मेरे से कोई नहीं पूछा कि आप कौन से बैच से पढ़े हो, कब पढ़े हो। मेरी एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसी टाइम कहते हैं सिर्फ 10 मिनट रखो, 10 मिनट बाद खुद मेरे पास आए हैं और उन्होंने वो सोल्व करके दी है। ये नहीं कि सिर्फ आगे से कोई बात कर दी हो जी आप पहले इजाज़त लेकर आएँ, ये करें वो करें, उसी ये टाइम मसाइल सॉल्व कर दिए। ये बहुत अच्छा है ब्रेन्स कॉलेज में। तो काशिफ भाई, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स को। देखिए व्यूअर्स, में पता है लोग इसलिए फिजिकली, काशिफ भाई बड़ी अच्छी बात करते हैं, इंडिपेंडेंट माशाल्लाह, कितने आप इनको चैनल्स पे देखते हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स पे मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, एज अ लाइफ कोच लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन इस बच्चे को लाना, और बार बार जो मैं इनको कहती हूँ कि मुझे लेके आए अपने स्टूडेंट्स और मोटिवेशनल पीपल, ताकि आप भी ये देख सके कि आपका बच्चा भी इस पोजीशन में बैठा हो सकता है कि वो भी 17-18 साल की उम्र के बाद 1 रुपया ना अपने घर वालों से ले। जी काशिफ भाई, आपका मैसेज। जी, मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जी हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। आपके बच्चे इस वक्त जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान के 3रे नंबर पे आ रहे हैं। जो कमी है वो रहनुमाई की है। आज का प्रोग्राम आप लोगों के बच्चों की रहनुमाई के लिए, मोटिवेशन के लिए, ओपन मार्केट है, जहाँ से मर्जी करवाएं, आप सीख सकते हैं। लेकिन खुदारा अपने बच्चों के टैलेंट को जो है वो वेस्ट मत करें। इसमें सिर्फ 2 काम आपको करने, एक सब्र, दूसरा तसलसल। सब्र और तसलसल को देखते हुए 4 माह आप ले लें, 4 से 6 माह, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप पूछेंगे क्या करवाएं? एआई तो मस्ट है, क्योंकि हर चीज़ में एआई इन्वॉल्व हो गया। एआई से आप अर्निंग कीजिए, साथ ई कॉमर्स की तरफ आएँ, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑनलाइन एंड ई कॉमर्स, एंड यू विल गेट द टारगेट, यू विल गेट द रिजल्ट्स। और एक शॉर्ट टाइम पे आप जो है वो अपने टारगेट को प्रॉपर हिट कर सकते हैं। और अगर कोई ये कहे कि जी बेरोज़गारी है, तो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि जी एआई जो है
वो मैं उसे डर रहा हूँ, मुझे रिप्लेस करेगा, हाँ आप डरें उस बंदे से जिसने एआई सीख लिया। वो जो सीखा हुआ एआई वाला बंदा है वो आपको रिप्लेस कर सकता है, अदरवाइज एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बेटा आप शॉर्ट सा कोई मैसेज यंग लोगों को दोगे? जी शॉर्ट सा मैसेज ये है कि नेवर गिव अप, आप गिव अप ना करें जी, आप अपना काम करते रहें। फेलियर मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फेस किए हैं, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीखा है। अगर मैं उस फेलियर को देखता ना कि यार क्या है ये, क्या ये कर रहा हूँ, फेलियर ही आता जा रहा है, तो फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देता, तो मैं भी उनके साथ ही होता जिनके साथ मतलब कि जो लोग थे मेरे साथ वैसे ही काम पे जा रहा था। दोस्त कल मिला है, वो एक लेसो का काम कर रहा था। मैं कहा अच्छा तू क्या कर रहा है? लेसो का काम। मैंने उसको बताया तो बड़ा खुश हुआ, कहता है चलो ठीक है जी। इस तरह मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त भी हैं, उन्होंने भी देखा। कल मैंने परसों उनको अपने ऑफिस के अंदर बुलाया हुआ था, उनको इन्वाइट किया, उन सबको लेके गया था। तो वो सारे खुशी होते हैं ना, मतलब कि आपने एक चीज़ की है तो उस पर सब खुश होंगे। आप ये ना सोचे कि क्या नाम लेते हैं कि आप ये करोगे तो ये अचीव नहीं हो सकता, वो हो सकता है। बस आपको एक तसलसल चाहिए, जिस तरह सर काशिफ ने बहुत अच्छी बात की है कि आपको एक तसलसल और एक सब्र चाहिए। अगर आप सब्र का दामन छोड़ोगे ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है जी। थैंक यू सो मच, सो प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा, वेल डन। वही वाली बात व्यूअर्स बार बार कहूँगी, इस बच्चे को जब घर की तरफ से एक नो मिला तो इसने एक चैलेंज के तौर पे उस चीज़ को लिया और अपने फादर को भी प्रूव किया। जिस इदारे में जाके सीख रहा था उधर भी अपने आप को इस लेवल के पे प्रूव किया कि चेयरमैन खुद उनको प्रोग्राम पे लेके आए हुए हैं स्टेट चैनल पे। सो व्यूअर्स डू द मैथ, कुछ करना है ज़िंदगी में तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी गोद में नहीं गिरती, क्रिएट करनी पड़ती है और बार बार क्रिएट करनी पड़ती है। और 100 अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बाद 2 या 3 ऐसी निकलती हैं जिनमें आप कुछ अचीव कर जाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। पेट्रोल और हालात पे रोने से बेहतर है कि हालात को बेहतर करने की तरफ जाएं। खुदा हाफिज़।